एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो, आई एम ऋषि कालरा और मेरी इस साल जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एडवांस के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़रूरी होती है। सेल्फ स्टडी आवर्स दिन में कम से कम 7 to 8 आवर्स तो होने ही चाहिए। इसके अलावा और सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबकी एग्ज़ाम में वेटेज सेम रहती, तो फिर उनको टाइम भी सेम ही देना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि फ़िज़िक्स के लिए क्या करना चाहिए। फ़िज़िक्स में काफ़ी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थियोरेटिकल भी और कुछ न्यूमेरिकल भी। जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे उनके लिए थ्योरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कुछ बुक्स हैं NCERT और HC वर्मा, उनको पढ़ के वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें उनके लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। थ्योरी उन क्वेश्चंस के लिए भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए न्यूमेरिकल टाइप के लिए, लेकिन उनमें मेनली प्रैक्टिस हेल्प करती है। सारे तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए, इसलिए पहले बात करते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस की। उनके लिए जैसे मैंने कहा NCERT पढ़नी चाहिए और HC वर्मा पढ़नी चाहिए। ऐसी और भी थ्योरी बुक्स हैं, जैसे इरोडोफ की 2 बुक्स आती हैं, एक मैकेनिक्स की और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी बुक्स। उनको पढ़ के काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके अलावा मैकेनिक्स में ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड साउंड और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, इनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं, तो फिर इनके लिए थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी के लिए HC वर्मा काफ़ी अच्छी है और NCERT भी काफ़ी ज़रूरी है। और वेव्स एंड साउंड में भी NCERT और HC वर्मा काफ़ी ज़रूरी हैं। मॉडर्न फिज़िक्स के लिए NCERT। और मॉडर्न फिज़िक्स में जैसे एक्सरेज एक चैप्टर है और डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये HC वर्मा में काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, तो फिर इनको ज़रूर पढ़ें HC वर्मा से कम से कम। और ऑप्टिक्स में अब वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये भी सिलेबस में आ गए हैं। पहले सिर्फ JEE मेंस में थे, अब ये एडवांस के सिलेबस में भी आ गए हैं। तो फिर इनकी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि NCERT में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गए हैं ये टॉपिक्स। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये NCERT से पढ़ें। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स हैं, जैसे पाथफाइंडर, उसका लेवल काफ़ी हाई है, ओलंपियाड लेवल ऑलमोस्ट। तो फिर अगर वो उसके क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर हो रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और बुक है और इरोडोफ में JEE रेलिवेंट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 35% है, तो फिर कम से कम वो पार्ट तो करिए इरोडोफ में से। और एक बुक आती है शशि भूषण तिवारी, उसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 टाइप का में डिवाइड की गई हैं प्रॉब्लम्स। उनमें लेवल 1 प्रॉब्लम्स आसान है, लेवल 2 मॉडरेट है और लेवल 3 काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर वो उसमें सारी प्रॉब्लम्स करिए, वो काफ़ी अच्छी बुक है शशि भूषण तिवारी। फिज़िक्स में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करने का काफ़ी फ़ायदा मिलता है, जिनमें अलग अलग टाइप के फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं। वैसी प्रॉब्लम्स करने का काफ़ी फ़ायदा होता है। वैसी प्रॉब्लम्स आपको ओलंपियाड के पास्ट ईयर पेपर्स में मिल सकती हैं, तो वो ज़रूर करें। ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, ये पहली बार में शायद से ना हो, लेकिन इनको ट्राई करते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम इन जनरल किसी भी सब्जेक्ट में अगर पहली बार में ना हो, तो फिर उसको ट्राई करें, कम से कम 3 से 4 बार ट्राई करें। ऐसा डाउट पूछने से पहले अपनी टीचर से कम 3 से 4 बार ट्राई करें। पास्ट ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करें। पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने से आइडिया लग जाता है कि एडवांस में एग्जैक्टली किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर वो जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर
कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आप करोगे ये सोचे कि उसमें कोई फ़ायदा होगा, कोई एज मिलेगी, तो फिर नहीं, आउट ऑफ सिलेबस जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इन सिलेबस रह के प्रॉब्लम्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितनी हो सके उतना अच्छा है। अब मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें एक फ़िक्स टाइम मिलेगा, हमें उसमें ही क्वेश्चंस करने की आदत होनी चाहिए। इसलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है जे एडवांस यूनिट वाइज टेस्ट फिज़िक्स बाय करियर पॉइंट, फिर वो ज़रूर करें। उसमें पहले तो चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट दिए हुए हैं, तो उनको टाइम बाउंड कंडीशंस में ही करिए। लास्ट में उसमें फुल सिलेबस टेस्ट भी हैं, तो फिर जब सारा सिलेबस हो जाए तब उनको भी अटेम्प्ट करिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों बन सकते हैं। एडवांस में ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं एडवांस में। तो उसके लिए केमिस्ट्री में NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, और ये सिर्फ फिज़िकल के नहीं है, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए भी ट्रू है। उनकी भी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी होती है। फिज़िकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक बुक की थी, नीरज कुमार। उसमें क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था उससे। एडवांस में उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। अब जैसे कोई मुश्किल टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और न्यूमेरिकल भी। स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी ज़रूरी है। तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी आसानी से हो सकते हैं। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब कुछ चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल काइनेटिक्स, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, तो फिर उसमें उस टाइप के चैप्टर्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और जैसे लिक्विड स्टेट हो गया और सॉलिड स्टेट, इनमें भी ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनते हैं, तो फिर इनमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो सकें वो करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी वाले पार्ट में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, कि जैसे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो फिर उनकी एक बार थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे भी मिल जाएगी आपको उसकी थ्योरी। और बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो भी मेनली न्यूमेरिकल टाइप ही आते हैं, तो फिर उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए नीरज कुमार से। और एक बुक आती है एनावस्थी, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली वो थोड़ा रटने वाला पार्ट है, तो फिर उसके लिए NCERT में जो सब लिखा है वो सब तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा अगर ज़्यादा करने का टाइम है तो फिर कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी आती हैं, जैसे J.D. ली। तो फिर J.D. ली में अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर उसमें सिर्फ रेलेवेंट वाला पोर्शन पढ़ना। उसमें आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी दी हैं जिनको करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो फिर सिर्फ रेलेवेंट वाला पोर्शन करें। अब वो ये कैसे पता लगे कि रेलेवेंट क्या है उसमें से? इसके लिए आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। कुछ अगर ऐसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको NCERT में नहीं मिल रहा, तो उसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही फॉरेन ऑथर की बुक्स में मिल सकता है आपको। तो सिर्फ वही वाला पार्ट पढ़ें जैसा पास्ट ईयर पेपर्स में आया है, उसके अलावा कुछ ना पढ़ें उसमें से। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए VK जायसवाल काफ़ी पसंद आई थी वो बुक। उसमें क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था, मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही, तो वो आप कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपने नोट्स बनाए हैं वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ें। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पार्ट रटने का भी है और कुछ पार्ट में सोचना भी पड़ता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोशिश करें कि आपको अब कुछ जो रिएक्टेंट्स हैं जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो वाला पार्ट आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी पार्ट होता है जैसे रिएक्शन मैकेनिज़म्स का, तो उसमें आप शुरू से ही अपनी ऐसी अप्रोच रखिए कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हों आपके सामने, तो फिर आप खुद सोच सकें कि मैकेनिज़्म क्या होगा रिएक्शन का, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है।
शुरू में थोड़ी मुश्किल आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, नहीं हो पा रहे होंगे, मेरे साथ भी होता था ऐसा। लेकिन बाद में जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की तो फिर होने लगेंगे क्वेश्चंस, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा वो बाद में। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ओलंपियाड INCHO की प्रॉब्लम्स वो काफ़ी अच्छी होती हैं, उनमें भी मैकेनिस्टिक अप्रोच लगती है, तो फिर उनसे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और बाकी केमिस्ट्री में मेनली थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलती है, उससे पता लगता है कि एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी मॉक टेस्ट के लिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है जे एडवांस यूनिट वाइज टेस्ट फॉर केमिस्ट्री बाय करियर पॉइंट, वो आप कर सकते हैं, उसको टाइम बाउंड ही करना। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा सोचना होता है। तो फिर उसके लिए आपको एक अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उसमें उसको कैसे करना है। मैथ्स में थ्योरी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर मेनली क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने होते हैं। आप मैथ्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, फ्रेश क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैथ्स में जितना एक्सपोजर मिल पाए क्वेश्चंस का उतना ही अच्छा है, क्योंकि एडवांस में सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसमें ऐसा कोई ज़्यादा देखे हुए क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर आपको वो टेक्निक आ गई कि फ्रेश क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, उनको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अब मैथ में सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है कैलकुलस की, वो भी इंटीग्रल कैलकुलस की। इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन से कम 4 से 5 डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, इनसे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा। और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन वाले पार्ट के लिए AOD में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। पास्ट ईयर पिछले सालों में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो फिर उसमें भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। AOD और डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ नहीं सकते, अगर मार्क्स चाहिए तो फिर उनको करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलस के लिए एक बुक आती है समीर बंसल, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो फिर उसको वो ज़रूर करें। वो मतलब मस्ट डू काइंड ऑफ बुक है समीर बंसल की कैलकुलस। उसके अलावा विकास गुप्ता भी कर सकते हैं। विकास गुप्ता की जो ब्लैक बुक आती है उसमें भी कैलकुलस काफ़ी अच्छे से दी है, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। अब अलजेब्रा में PNC और प्रोबेबिलिटी, इनमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं काफ़ी, तो फिर इनमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो सके उनको गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके लिए समीर बंसल की बुक आती है अलजेब्रा की, आप वो कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है। और अलजेब्रा के लिए एक और बुक आती है विकास गुप्ता की अलजेब्रा वाली बुक, वो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो ज़रूर करें विकास गुप्ता की अलजेब्रा की। और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसमें अब जैसे कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो फिर उसके लिए आपको उसके लिए प्लेन ज्योमेट्री भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर हो सके प्रैक्टिस और मार्क्स गेन करने हैं तो फिर उसके लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कि आप समीर बंसल कर सकते हैं, और विकास गुप्ता, उनमें भी डिफ़िकल्ट लेवल प्रॉब्लम्स हैं, खासकर विकास गुप्ता में, तो वो ज़रूर करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे स्पेशली सर्कल्स में आपका प्लेन ज्योमेट्री का काफ़ी रोल रहेगा, तो फिर प्लेन ज्योमेट्री जो आपने जैसे कुछ थ्योरम्स आपने सर्कल के 9th और 10th में पढ़े होंगे, जैसे वो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम और
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, उस टाइप के थ्योरम्स वो काफ़ी काम आते हैं। तो फिर उनको भी अगर उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनमें अगर आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो फिर उसके लिए आप एस एल लोनी कर सकते हैं। एस एल लोनी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक, वो उसमें से सिर्फ वही वाला पार्ट करना है जो सिलेबस में है, आउटर सिलेबस वाला पार्ट उसमें भी है, वो नहीं करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एस एल लोनी आप कर सकते हैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जितनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए एस एल लोनी उसकी भी आप कर सकते हैं। एस एल लोनी में भी रेलेवेंट पार्ट ही करना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री की एस एल लोनी में भी कुछ हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, तो फिर वो ना करें, सिर्फ इन सिलेबस वाले क्वेश्चंस करें। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप समीर बंसल भी कर सकते हैं, और विकास गुप्ता की जो ब्लैक बुक आती है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स दिए हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर उसके लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मैथ्स वैसे डिसाइडिंग भी रहती है जे एडवांस के पेपर में, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मैथ्स का पेपर ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है। फिर उसके लिए अगर आपकी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको ऑब्वियसली एक एज रहेगी, तो फिर जो कि आपको रैंक अच्छी लाने में भी हेल्प करेगी। तो फिर मैथ्स अपनी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, लेंदी प्रॉब्लम्स, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। और कैलकुलेशन अगर ज़्यादा है तो फिर कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाओगे तो फिर उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैथ्स में टाइम बाउंड प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स में अगर आप कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एडवांस के पेपर में भी सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स को ही देना होता है। मैथ्स में जैसे मैंने इस साल की मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट आई थी, उसमें मैंने पेपर 1 में ऑलमोस्ट 180 में से 80 मिनट्स मैंने मैथ्स को ही दिए थे, और मेरे मैथ्स में आए भी 57 आउट ऑफ 60 थे। और पेपर 2 में भी मैंने ऑलमोस्ट 75 मिनट्स दिए थे मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पेपर में भी। तो इसके लिए अब टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट इन जे एडवांस्ड मैथमेटिक्स बाय करियर पॉइंट, वो आप ज़रूर करें। आपको जनरल बातें करते हैं, जैसे कि पेपर के टाइम पे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है और तैयारी कैसे करनी होती है। फिर तैयारी करने के लिए एक चीज़ ये इंश्योर करें कि आपके पास एक फ़िक्स शेड्यूल है। फ़िक्स शेड्यूल होना काफ़ी ज़रूरी है। आपका सोने का टाइम, जगने का टाइम, खाना खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम, ये सब फिक्स होना चाहिए, और हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर शेड्यूल ऐसा बनाएं जिसमें टाइम वेस्ट कम से कम हो और आपके ये टाइम की यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। शेड्यूल ऐसा बनाएं कि आपको सोने का टाइम एडिक्वेट मिले, सोना काफ़ी ज़रूरी है। नींद पर कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए, कम से कम 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। फिर अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम ही रहेगी। उसके अलावा शाम को खेलना, 1 घंटा कम से कम खेलना जाना भी काफ़ी ज़रूरी है, और अपने फ़िटनेस के लिए हेल्थ और फिटनेस भी मेंटेन करके रखना। तैयारी के लिए उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर वो आपके रिज़ल्ट को भी अफेक्ट करेंगी डायरेक्टली। और हाँ, टाइम वेस्ट ना हो ये इंश्योर करने के लिए आप ये इंश्योर करें कि अगर आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हो तो फिर आप खाली ना हो, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ करने को तो हो। या तो वो आप नोट्स पढ़ सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, या फिर क्वेश्चंस कर सकते हो, कुछ ना कुछ करिए। स्टडी टेबल पर बैठे हो तो फिर खाली मत बैठो कम से कम, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। जैसे सोशल मीडिया, मैंने एडवांस से पहले मैं सोशल मीडिया पर नहीं था, एडवांस के बाद ही आया हूँ। फिर सोशल मीडिया से काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, तो फिर उससे दूर रहें। और मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, फुल सिलेबस PCM के मॉक टेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने कम से कम ऐसे 50 फुल टेस्ट तो दिए थे एडवांस से पहले,
जिनमें PCM तीनों से और फुल सिलेबस है। तो वो करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए आप अगर हो सके तो फिर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आपको तो फिर जो मैंने मॉक टेस्ट के लिए बुक बताई थी आप वो करें। लेकिन अगर हो सके तो फिर किसी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें कम से कम, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। टेस्ट से ये मॉक टेस्ट से ये पता लगता है कि आप एक तो कम टाइम में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर पा रहे हो। फिर अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आपके पास काम करने के लिए भी टाइम होगा। आप उस पर काम कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। और अगर पेपर दो तो फिर उसको प्रॉपरली एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को मैं कैसे सुधार सकता हूँ, और जब गलती हो उसको तभी सुधार दें, उसको बाद के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि अगर बैकलॉग बन जाएगा तो फिर वो बनता ही चला जाएगा, उसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। और मॉक टेस्ट दें तो फिर जैसे असली जे एडवांस का पेपर होता है सुबह 9 से 12, फिर रात में 2.5 घंटे का गैप, फिर रात में 2:30 to 5:30 दूसरा पेपर। तो उसी तरह से अपने आप को सिंक्रोनाइज़ कर लें, उसी तरह से आपको पेपर देने की आदत हो। तो फिर अपने मॉक टेस्ट की टाइमिंग्स भी वैसी ही रखें। अब पेपर देते वक्त जब भी आप पेपर दे रहे हो तो फिर अपना रफ वर्क काफ़ी क्लियरली करना, उससे कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो कि कभी कभी हो जाती हैं पेपर के बीच में, तो फिर वो अवॉइड आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। रफ वर्क अपना क्लीन करें। और पेपर करते वक्त कोई सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए ये स्ट्रैटेजी मुझे लास्ट के 1 महीने में आई थी, लेकिन इससे काफ़ी हेल्प मिली थी। क्वेश्चन के एक वर्ड पर एम्फसाइज करें, एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उससे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये आप इंश्योर कर सकोगे। ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ें कि आप क्या मार्क कर रहे हो, और उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, इससे सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगी। अब जे एडवांस के पेपर में 11th और 12th दोनों क्लासेस के सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 12th की वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो फिर 12th का सिलेबस आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें उतना ज़्यादा करें। 11th का सिलेबस भी स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन 12th के सिलेबस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ऐसी आप कोशिश करें। मार्क्स गेन करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी स्ट्रैटेजी है। 12th पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, 12th के सिलेबस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जे एडवांस का सिलेबस बोर्ड के सिलेबस से थोड़ा अलग है। जे एडवांस के पेपर में क्वेश्चंस का लेवल डिफ़िकल्ट रहता है, मतलब कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं लेकिन कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। बोर्ड्स में मेनली इजी क्वेश्चंस ही आते हैं जो कि सिर्फ NCERT पढ़ के हो जाएंगे। एडवांस में ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। तो फिर बोर्ड्स की तैयारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो जितनी आप एडवांस के लिए करेंगे उससे ही हो जाएगा। इंग्लिश और अपना 5th सब्जेक्ट वो अगर आप 1-2 हफ्ते पहले पढ़ना भी शुरू करें तब भी आपका उसमें बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो फिर बोर्ड्स के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम एडवांस से पहले 2 मेंस के पेपर भी होते हैं, उनको भी सीरियसली देना ज़रूरी होता है। मेंस के लिए जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इनको आप NCERT से पढ़ सकते हैं। और मेंस में अच्छे नंबर लाने के लिए वो NCERT लाइन टू लाइन पढ़े, क्योंकि इनकी वेटेज मतलब कम से कम 3 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं मेंस में इन सारे टॉपिक से। तो फिर अगर आप अच्छे स्कोर के लिए एम कर रहे हैं तो फिर आप इन चैप्टर्स को भी करें अच्छे से। और मेंस से 1 महीना पहले आप मेंस के लिए तैयारी करें। मेंस की तैयारी के लिए आप पास्ट ईयर पेपर्स लगा सकते हैं। हर साल कम से कम 16 पेपर्स तो होते ही हैं मेंस के, 16 से 20 पेपर्स होते ही हैं मेंस के। आप उन सबको अटेम्प्ट करो एज फ्रेश जेईई मेंस पेपर, तो फिर उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो पेपर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे कहीं पर भी, वो पेपर आप अटेम्प्ट करें उनसे काफ़ी, और जो क्वेश्चंस गलत हों उनको सही करें, तो फिर इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेंस में। मेरी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी, इसलिए मैं IIT बॉम्बे में CSE लेना पसंद करूँगा। उसके बाद मैं अपना खुद का स्टार्टअप खोलने की कोशिश करूँगा, मोस्ट लाइकली इन साइबर सिक्योरिटी, इसमें मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा। थैंक यू DKT फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू कन्वे दिस मैसेज टू माई जूनियर्स। आई होप आई वॉज हेल्पफुल एंड कीप वॉचिंग DKT।